चैन दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जे टेट क्लास में जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वह बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भाषा और चिंतन। ठीक है, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, जो आपके सिलेबस के हिसाब से है दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाषा क्या है। सबसे पहले देखिए भाषा। ठीक है, भाषा जो है मनुष्य के भाव, विचार व अनुभव को अभिव्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। ठीक है, और भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरों पर प्रकट कर सकता है। अगर भाषा नहीं रहा होता, भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो मनुष्य अपना जो विचार है, अपना जो ज्ञान है, अपना जो अनुभव है, अपना जो भाव है, एक दूसरे के पास शेयर नहीं कर पाता। ठीक है, अब देखिए विश्वकोश के अनुसार क्या कहता है, यानी विश्वकोश जो है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाषा ध्वनि, प्रतीकों या संकेतों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे ये महिला स्वीट है। ठीक है, स्वीट के अनुसार क्या है कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, भाषा क्या है, स्वीट जी क्या कहते हैं कि भाषा जो है ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। आगे देखिए, हरलोक जी कहते हैं, हरलोक के अनुसार कि भाषा में संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि वे अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। ठीक है, कह सके, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव संकेतों का प्रयोग तथा कलात्मक अभिव्यक्तियां आदि भाषा में ही सम्मिलित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भाषा विकास का महत्व। भाषा विकास का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो देखिए, सफल जीवन के लिए विकास अत्यंत आवश्यक है और विकास के लिए भाषा का महत्व है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्ति का सभी क्षेत्रों में विकास होता है। और भाषा के महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। आइए देखते हैं। पहला कि भाषा के माध्यम से बालक एक दूसरे की बात को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए एलिस के अनुसार, एलिस क्या कहती है, एलिस कहती है कि भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। ठीक है, अब भाषा बालक के भावात्मक विकास का साधन है और भाषा शैक्षिक उपलब्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे है भाषा नेतृत्व के विकास में सहायक है। भाषा सामाजिक रचना एवं सामाजिक क्रियाकलापों का आधार है, सांस्कृतिक जीवन संस्कृति का आधार है, व्यक्ति विकास में सहायक है और भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, आगे है भाषा विकास का सिद्धांत। तो देखिए, भाषा विकास का क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसका सिद्धांत क्या है। देखिए, इसका अलग अलग सिद्धांत है। कोमोस्की का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, समध्वनि सिद्धांत, अनुबंधन। ठीक है, उसके बाद इस सारी सिद्धांतों को हम लोग पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला विभिन्न सिद्धांत में क्या आएगा, तो विभिन्न सिद्धांत में सबसे पहले आएगा कोमोस्की का सिद्धांत। कोमोस्की के अनुसार बालक का शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्बलन पर आधारित अवश्य है, किंतु अनुकरण और पुनर्बलन दोनों ही बालक द्वारा शब्दों को सीखने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं करते। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में किसका नाम प्रमुख है, तो बेंडूरा का। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वह मॉडल के व्यवहार के निरीक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, और इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि बिना किसी मॉडल के बच्चे
शब्दों और भाषा की संरचना को नहीं सीख सकते। अब है आवेग सिद्धांत। देखिए आवेग सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार, आवेग सिद्धांत के अनुसार हर्ष हो गया, ठीक है, हर्ष यानी खुशी, शोक, विस्मय, क्षोभ, क्रोध, घृणा आदि मनोभावों की सहज अभिव्यक्ति से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अब है इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने अपने अंगों का ही वाणी द्वारा जैसा अनुकरण किया उसी से भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब है श्रम ध्वनि सिद्धांत। तो शारीरिक श्रम करते समय स्वभावतः मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है जिसके कारण अनेक ध्वनियां निकलती हैं और श्रम कार्य से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों से ही कतिपय भाषा वैज्ञानिक भाषा की उत्पत्ति को मानने का आग्रही हैं। ठीक है। अब है अनुबंधन। स्किनर ने पुनर्बलन के आधार पर भाषा के विकास को समझाया। ठीक है। उनके अनुसार अन्य व्यवहार कार्यों की तरह भाषा विकास भी ऑपरेंट अनुबंधन पर निर्भर करता है। ऑपरेंट अनुबंधन पर। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक द्वारा भाषा का अर्जित करना ध्वनि और ध्वनि संयोजन के चयनात्मक पुनर्बलन पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए। आगे भाषा विकास की अवस्थाएं। अध्ययनों से भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाषा का प्रारंभिक रूप जिसमें कंदरन यानी क्राइंग होता है, बबलाना यानी बॉबलिंग होता है, हाव भाव यानी गेस्चर होता है। ठीक है। दूसरा आपका वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति है। इसमें आपका आकलन शक्ति है, को कॉम्प्रेहेंसिव पावर बोलते हैं उसको, उच्चारण है यानी प्रोनाउंसिएशन है, शब्द भंडार यानी वोकेबुलरी है। ठीक है। आगे देखिए। अब है बालक का शब्द भंडार क्या क्या होता है। सो देखिए बालक जब जिस आयु में रहता है उसी के अनुसार उसके पास कौन कौन का शब्द है। यहाँ पे देखिए थॉम्पसन तथा लिपसिट के अनुसार, थॉम्पसन तथा लिपसिट के अनुसार बालक की आयु इधर दिया हुआ, इधर शब्द भंडार 18 माह यानी 1.5 साल के बच्चे के पास केवल 10 शब्द रहता है। 24 माह यानी 2 साल के बच्चे के पास 272 शब्द होता है। ठीक है। और 30 माह इसके पास 400 शब्द होता है और 3 वर्ष के बच्चे के पास 1000 शब्द होता है और 3.5 वर्ष के बच्चे के पास 1250 शब्द होता है। 4 वर्ष के बच्चे के पास 1600। उसके बाद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है। 4.5 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4.5 वर्ष यानी 4×2 वर्ष बच्चों के पास 1900 शब्द होगा और 5 वर्ष के बच्चे के पास 2100 शब्द होगा। उसके बाद 6वीं कक्षा के बालक का शब्द भंडार 50,000 शब्द होता है। 10वीं कक्षा के बालक का शब्द भंडार 80,000 शब्द होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषा दोष यानी लैंग्वेज डिफेक्ट। यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बालक समाज में अपने आप को हीन समझते हैं या अकेले में रहकर किसी के सामने बोलने में झिझकते हैं और भाषा दोष का प्रभाव बालक के जीवन में अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है और उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी प्रभावित होती है। ऐसे बालकों को पिछड़ा बालक कहा जाता है। मुख्यतः भाषा दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन। सो यहाँ पे देखिए अस्पष्ट उच्चारण जिसको स्लरिंग कहते हैं। लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चा अस्पष्ट उच्चारण करता है लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसका यह विकार दूर होते जाता है। तुतलाना, अधिकांश बालकों में भाषा दोष आपका ये तुतलाने वाला जो होता है, ठीक है, 6 से 7 साल की आयु तक रहता है। ठीक है। इस अवस्था से शुरू होता है जिससे बालकों का समायोजन अच्छा होता है, उसका तुतलाना कम होता जाता है। अब है भ्रष्ट उच्चारण जिसको लिस्पिंग कहते हैं। सामान्य वाणी दोषों में मुख्यतः भ्रष्ट उच्चारण दोष पाया जाता है जो मुख्य रूप से जबड़ों, दांतों और ओठों की रचना ठीक न होने के कारण होता है। ठीक है। आगे देखिए। आगे हकलाना जिसको स्टैमरिंग कहते हैं। ट्रेविस के अनुसार हकलाने का कारण जो होता है वो मस्तिष्क में श्रवण व वाक केंद्रों का विकृत हो जाना होता है। ठीक है। अब है तीव्र अस्पष्ट वाणी जिसको क्लटरिंग कहते हैं। बच्चे की वाणी में तीव्रता और अस्पष्टता होने के कारण बोलने वाले की भाषा कहीं कहीं समझ में नहीं आती है। ठीक है।
चलिए आगे, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो भाषा विकास में भिन्नता पाई जाती है। सभी बच्चों का भाषा विकास एक सा नहीं होता है। भाषा विकास पर कुछ तत्वों का प्रभाव पड़ता है जिससे उनका विकास प्रभावित होता है, और भाषा विकास को जो प्रभावित करता है वो है आपका स्वास्थ्य, बुद्धि, ठीक है, उसके बाद परिपक्वता, फिर है लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सारा जो है भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य में क्या है? स्वास्थ्य में स्मिथ ने कहा कि बच्चों की भाषा पर बीमारी के प्रभाव का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि बीमार बच्चों में भाषा के विकास की गति धीमी होती है। इसी प्रकार का अध्ययन लॉवेल मॉर्केल ने भी किया और पाया कि जो बच्चे लंबी अवधि तक बीमार रहते हैं उनमें भाषा विकास कमजोर होता है। फिर बुद्धि, इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, इसमें क्या हुआ कि विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है उनका शब्द भंडार कम आईक्यू वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। अब हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू उच्च होता है उनमें भाषा का विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि वाले बच्चों से अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखिए, स्पाइकर और इरविन का मत क्या है? तो स्पाइकर और इरविन का मत है कि बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, जैसे टर्मेन हो गया, फिशर और अम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का उच्चारण शब्द भंडार अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिपक्वता क्या है? परिपक्वता मैच्योरिटी। हरलॉक का कहना है कि भाषा का प्रशिक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में आवश्यक परिपक्वता आ चुकी है या नहीं। वहीं भाषा विकास में होंठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वरयंत्र और मस्तिष्क आदि की परिपक्वता आवश्यक है। ये अंग जितने अधिक परिपक्व होते हैं भाषा विकास उतना ही अधिक होता है। आगे लिंग। ठीक है, लिंग का भी दोष होता है। कैसे? तो वाणी विकास में लिंग का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मैकलिन का विचार है कि प्रत्येक आयु के बालक भाषा विकास में बालिकाओं से पीछे रहते हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में जल्दी बोलना सीखती हैं। जहां लड़के छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं वहीं लड़कियां बड़े बड़े वाक्यों को बोलने में सक्षम होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। गैसिल, जर्सिल आदि मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ऐसे बालक जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च रहता है, ठीक है, उसके बाद आपका निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों की तुलना में भाषा ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। वहीं देखिए व्यक्तिगत भिन्नता। अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि जो बच्चे उत्साही होते हैं उनमें शांत प्रकृति के बच्चों की अपेक्षा भाषा का विकास जल्दी हो जाता है। ये इसको कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। अलग अलग बच्चे में अलग अलग भाषा का विकास होता है। प्रेरणा, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, अभिभावकों को चाहिए कि बालकों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करते रहें। और सामाजिक अधिगम के अनुसार जिन परिवारों में बच्चे अधिक होते हैं उन परिवारों के बच्चे भाषा बोलना जल्दी सीखते हैं। ठीक है, आगे देखिए निर्देशन क्या है? गाइडेंस। बालक की भाषा उतनी ही अच्छी विकसित होती है जितने अच्छे मॉडल उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जितना ज़्यादा उनको अच्छी तरह से गाइड किया जाता है। अब है चिंतन। अभी तक हम लोगों ने भाषा को देखा, अब देखेंगे चिंतन। ठीक है, पूरा वीडियो को देख के जाइएगा जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। मनुष्य के सामने कभी कभी किसी समस्या का उपस्थित होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में वो समस्या का समाधान करने के लिए उपाय सोचने लगते हैं और वह इस बात पर विचार करना आरंभ कर देता है कि समस्या को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है, और उसके इस प्रकार सोचने या विचारने की क्रिया को चिंतन कहते हैं। ठीक है, अब चिंतन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषा है, जिससे रॉस कहता है कि चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। वैलेंटाइन का कहना है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की अविराम गति से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब रायबर्न का कहना है कि चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई उस अंतिम स्थिति तक पहुंच जाती है।
जो इच्छा को संतुष्ट रखती है। आगे चिंतन की विशेषताएं, जैसे सीटी मॉर्गन के शब्दों में वास्तव में प्रतिदिन की वार्ता में प्रयोग होने वाले चिंतन शब्द में विभिन्न क्रियाओं की संरचना निहित है। चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी बर्बर अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल हुआ। चिंतन जो है मानव की किसी इच्छा, असंतोष, कठिनाई या समस्या के कारण आरंभ होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। अब मार्शल के अनुसार चिंतन उस समय आरंभ होता है जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है और वह उसका समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। अभी और देखेंगे, बहुत सारा टॉपिक बाकी अभी। अब चिंतन की सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के अनेक उपायों पर विचार करता है और चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। चिंतन समस्या की उपस्थिति के समय से आरंभ होकर उसके समाधान के अंत तक चलती रहती है। ठीक है, और चिंतन का जो प्रकार है जिसे प्रत्याख्यात्मक प्रकार हो गया। ठीक है, इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है और यह निम्न स्तर का चिंतन है। अतः यह विशेष रूप से बालकों में पाया जाता है। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आपका प्रत्यात्मक चिंतन, इसमें क्या होता है, इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रतियों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जा सकता है। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका बिंबात्मक चिंतन, अपने सरलतम रूप में बिंबात्मक चिंतन मुख्यतः स्कूल पूर्व अवस्था की विशेषता है। चिंतन अभी भी व्यवहारिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य होता है और जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करते हैं कि वे वहां से लौटने पर उसके लिए टॉफी लाएंगे और इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे है तार्किक चिंतन, यह सर्वोच्च चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। अब चिंतन के विकास के उपाय, तो क्रो के शब्दों में स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जो लोग उद्योग, कृषि या किसी मानसिक कार्य में दूसरों से आगे होते हैं वे अपने प्रभावशाली चिंतन की योग्यता में साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, वहीं यह शिक्षक बालकों की चिंतन शक्ति का विकास निम्नलिखित उपायों की सहायता से कर सकता है। ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है, अतः शिक्षकों को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। शिक्षक को अपने शिक्षण के समय बच्चों से विचारात्मक प्रश्न पूछकर उनकी चिंतन की योग्यता में वृद्धि करनी चाहिए। वहीं शिक्षकों को बच्चों में निष्क्रिय रहने की आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार से रहना चिंतन के विरुद्ध है। आगे चलिए, आगे मार्शल का विचार है कि समस्या का ज्ञान और उसके समाधान की खोज वही चिंतन की प्रक्रिया है और यही सीखने की भी प्रक्रिया है। रुचि और जिज्ञासा का चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है, अतः शिक्षकों को बच्चों की इन प्रवृत्तियों का जागृत रखना चाहिए और शिक्षकों को इस प्रकार के प्रश्न पत्र बनाने चाहिए जिनके उत्तर बच्चे अच्छी तरह विचार करने के बाद ही दे सकें और प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण चिंतन की शक्तिशाली बनाते हैं, याद रखिएगा। और ये रहा आपका विभिन्न टेट परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको मैं कल के वीडियो में कराऊंगा। इसमें टोटल आपका 33 प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।